हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में 1857 की क्रांति का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे। उसके बाद हमने 1857 ईस्वी क्रांति के पूर्व कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे, उसे देखे थे। 1857 की क्रांति का स्वरूप देखा था, उसके कारण देखे थे। और आज हम 1857 की क्रांति का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं विद्रोह का प्रारंभ। विद्रोह का प्रारंभ। पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण पढ़ा था और यहीं पे क्लास को ख़त्म किया था। उसमें हमने ये बताया था कि जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग की शुरुआत की थी। इसमें क्या दिक्कत थी कि इन राइफल्स को प्रयोग करने के लिए इनके कारतूसों को लगाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है तथा इसी चिंगारी ने अब तक के असंतोष रूपी बारूद में आग का काम किया और क्रांति का आगाज हुआ। तो जब क्रांति का आगाज हो गया तो विद्रोह कहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ ये आपको देखना है। और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको देखते चलना है, याद करते चलना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जो दमदम के सैनिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसके जो कारतूस थे, जो न्यू इनफील्ड राइफल था, उसके कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार करार दे दिया। फिर 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोगों को मना कर दिया। बहरामपुर के सैनिकों ने भी मना कर दिया कि हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के पास मंगल पांडे ने अपने सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी जो मुर्शिदाबाद के पास है कि जो मंगल पांडे थे, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया तथा लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूरिसन को गोली मार दी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरिसन को गोली मार दिए थे ये लोग। तो फिर मंगल पांडे को क्या किया गया था, ये पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया था और जो उनकी रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया गया था। फिर अगला पॉइंट है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। जो विद्रोह किए थे जो सेना, वो लोग क्या किए थे, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे। ये भी पूछता है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पूछता है कि दिल्ली पर अधिकार कब किया, तो 12 मई 1857 ईस्वी को। फिर विद्रोहियों द्वारा बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया।
ठीक है। जो विद्रोही थे उन्होंने भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने और सारे फौजी एवं गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई। प्रारंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। तो ये पूछ सकता है आपसे कि जॉन निकोलसन कब मारा गया, तो 20 सितंबर 1857। इस समय क्या हुआ था, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, लेकिन इस संघर्ष में जॉन निकोलसन जो था वो मारा गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बर्क को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला। किसको किसको? मिर्जा मुगल को, मिर्जा ख्वाजा को और मिर्जा अबू बर्क को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार डाला। ठीक है। अगला है, हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। पूछता है कि हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं के मकबरे से, तथा उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। पूछता है कि मृत्यु कब हुई थी बहादुर शाह द्वितीय की? 1862 में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको आप देखिए। यहाँ पे मिर्जा गालिब का एक कथन है। मिर्जा गालिब विद्रोह के समय दिल्ली में थे। उन्होंने लिखा था, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। ठीक है। ऐसे पूछेगा ये कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। यह किसका कथन है? तो आपको लगाना है कि यह मिर्जा गालिब का कथन है। इन्होंने इसको लिखा था उस टाइम। अगला पॉइंट है, बहादुर शाह जफर के पतन में उसके एक निकट रिश्तेदार का भी हाथ था, जो अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचनाएं देता था। इसका नाम इलाही बख्श था। ये पूछता है कि अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचनाएं कौन देता था, तो उनका नाम आता है इलाही बख्श। तो ये आपको याद करना है। ये सब थे विद्रोह का प्रारंभ कहाँ कहाँ से हुआ था। ये आपको इसके सारे पॉइंट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। आगे जो है हम आज विद्रोह का प्रसार देखना है हमें। ठीक है। अब विद्रोह का प्रसार कहाँ से हुआ था, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ, देश के अन्य भागों में तेजी से फैला। आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। विद्रोह में सबसे अधिक प्रभावित था उत्तर प्रदेश। ठीक है। दक्षिण में उसका प्रसार उतना नहीं हो पाया। मद्रास बिल्कुल अछूता रहा। मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया था। इसको एक बार फिर से देख लीजिए ऐसे ही। मेरठ से प्रारंभ हुआ विद्रोह, देश के अन्य भागों में तेजी से फैला। आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह में सबसे अधिक प्रभावित रहा। दक्षिण में उसका प्रसार उतना नहीं हो पाया। मद्रास बिल्कुल अछूता रहा। मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया।
अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो चलिए देखते हैं कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित थे। उसमें पहले हम देखेंगे लखनऊ को। लखनऊ, यहाँ विद्रोह की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि बेगम हजरत महल का नाम क्या था या महक परी किसको कहते हैं, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि महक परी जो है बेगम हजरत महल को कहते हैं। यहाँ पर कैंपबेल के नेतृत्व में मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजों को लखनऊ पर पुनः कब्जा स्थापित हो गया। बेगम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया गया तथा नेपाल चली गई। तो बेगम ने क्या किया था, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और वो नेपाल चली गई। अगला है कानपुर। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब को ही धोंधू पंथ कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछता है। जबकि लड़ने की प्रमुख जिम्मेदारी तात्या टोपे के पास थी। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना पड़ेगा कि महक परी बेगम हजरत महल को कहते हैं, धोंधू पंत नाना साहब को, और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे को। ये ऐसे ये तीनों क्वेश्चन पूछता भी है और कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैंपबेल के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया तथा ग्वालियर में फांसी दे दिया। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से देखना है कि 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया तथा ग्वालियर में इनको फांसी दे दी। अब आगे चलते हैं। झांसी। झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए अंग्रेजों से लड़ी। प्रारंभ में विद्रोह का 5 जून 1857 को आगाज हुआ तथा ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजों का झांसी पर दोबारा कब्जा हुआ। रानी वीर गति को प्राप्त हो गई और यहीं पर ह्यूरोज ने कहा था, सारे विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी। ये भी पूछता है कि ये कथन किसका था, सारे विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी, ये ह्यूरोज ने कहा था। अगला है बिहार। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिहार के, वो थे बाबू कुंवर सिंह। इनका भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इनका नाम याद करना पड़ेगा, बाबू कुंवर सिंह। कहाँ से थे? शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के। यही एकमात्र ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु अपनी मौत से हुई। विलियम टेलर और वेसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया था। तो इनके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मौत से मरे थे। तो जो बाबू कुंवर सिंह थे, ये जो है अपनी मौत से मरे थे और ये कहाँ से थे? शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से थे। ठीक है, और बिहार में विलियम टेलर और वेसेंट आयर ने यहाँ पर विद्रोह को समाप्त किया। तो बिहार के बाद हम देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। कौन थे इलाहाबाद में नेता? मौलवी लियाकत अली। और जनरल नील ने यहाँ विद्रोह समाप्त किया। अब आपको बस जगह का नाम देखना है और उसके कौन नेता थे और समाप्त कौन किया था विद्रोह, और जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से हम उतना ही देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे फैजाबाद।
फैजाबाद में नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह को समाप्त किसने किया था? कैंपबेल ने। फैजाबाद में नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और समाप्त कौन किया था? कैंपबेल ने। फिर हम देखेंगे बरेली। बरेली में नेता कौन थे? खान बहादुर खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें ये पूछता है कि बरेली में नेता कौन थे? खान बहादुर खान। और समाप्त किसने किया था? कैंपबेल ने। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर में नेता कौन थे? गजाधर सिंह। ये आपको याद करना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि ग से गोरखपुर, ग से गजाधर सिंह। अगला है असम। असम में नेता थे दीवान मणि रामदत्त। ये जितने भी हैं इनको आपको बस नाम याद करना है, इलाहाबाद का, फैजाबाद का, बरेली का, गोरखपुर का, असम का। जिसका डिटेल में बताना था मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी सबके नेता को आपको नाम याद करना है कि फैजाबाद में कौन थे, बरेली में कौन थे, गोरखपुर में कौन थे और असम में कौन थे। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। विद्रोह के पीछे कोई रचनात्मक विचार नहीं था, कोई स्थिर संगठन नहीं था और न ही कोई कोष था, अतः विद्रोह असफल रहा। विद्रोह क्यों असफल रहा? क्योंकि विद्रोह के पीछे कोई रचनात्मक विचार नहीं था, कोई स्थिर संगठन नहीं था और न ही कोई कोष था, अतः यह विद्रोह असफल रहा। विद्रोह का सहसा और समय से पूर्व विस्फोट इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान नहीं कर सका। विद्रोह जो है वो पहले ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसलिए ये अखिल भारतीय स्वरूप नहीं पा सका। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया कि विद्रोह जो है वो समय से पूर्व शुरू हो गया, इसलिए इसको अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिल सका। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में यह क्रांति नहीं फैल पाई। ठीक है, क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं फैल पाई इसलिए ये असफल रही। अगला देखेंगे देसी नरेशों और सामंतों की गद्दारी, जिसमें पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री सरजंग बहादुर की स्वामी भक्ति जो थी वो अंग्रेजों के साथ थी। किसकी? पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री सरजंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी, इसलिए भी ये असफल थी। क्योंकि जो देसी नरेश थे और सामंत थे वो गद्दार निकले, उन लोगों की जो स्वामी भक्ति थी वो अंग्रेजों के साथ थी, इसलिए 1857 की क्रांति असफल रही। आगे है कैनिंग के अनुसार इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया। ठीक है, अन्यथा इस विद्रोह ने हमको एक झोंके में ही बहा दिया होता। कैनिंग सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर ये लोग गद्दारी नहीं किए होते तो हम लोग तो एक झोंके में ही बह गए होते, लेकिन इन देसी नरेशों और सामंतों की गद्दारी जो है 1857 की असफलता का एक मुख्य कारण बनी। आगे देखिए विद्रोह की आरंभ तिथि क्या थी। विद्रोह की जो आरंभ तिथि थी वो 13 मई निश्चित की गई थी। ये भी पूछता है कि कब इसको आरंभ करने की तिथि निश्चित की गई थी, तो इसकी आरंभ की जो तिथि थी वो 13 मई निश्चित की गई थी, परंतु यह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के पहले ही आरंभ हो गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे विद्रोहियों को अंतिम लक्ष्य का पता नहीं था तथा यह भी कहना कठिन था कि वे राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। आगे
शिक्षित वर्ग व कृषक वर्ग की उदासीनता एवं उपेक्षा इसकी असफलता का प्रमुख कारण बनी। शिक्षित वर्ग का इस विद्रोह में बिल्कुल भी उदासीन होना भी इसकी असफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, आगे जो है हम देखेंगे विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, विद्रोह का परिणाम, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया। ये पूछता है कि लॉर्ड कैनिंग ने अपना दरबार कब लगाया था, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया तथा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें प्रमुख बातें निम्न थीं। अब रानी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें हम लोग देखेंगे क्या क्या था। पहला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा सारी शासन व्यवस्था क्राउन में निहित हो गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया तथा सारी शासन व्यवस्था क्राउन में निहित हो गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। फिर डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई तथा भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। फिर भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसमें भारतीय सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा थे और यूरोपीय सैनिक बहुत कम थे, और भारतीय सैनिकों को वेतन जो है वो बहुत कम दिया जाता था, 7 रुपये मासिक। इसलिए भी क्या हो गया था, विद्रोह हुआ था, क्योंकि यूरोपीय सैनिकों को एक तो संख्या में भी कम थे और उनकी सैलरी भी अच्छी थी, और भारतीय सैनिकों को सैलरी भी बहुत कम दिया जाता था, तो उनका अनुपात जो है वो 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। ठीक है, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। तो जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2,38,000 थी, तो उसको घटाकर कितनी कर दी गई, उसको घटाकर 1,40,000 कर दी गई। आगे हम देखेंगे तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया। बंगाल तथा अवध क्षेत्र के सैनिकों की संख्या घटाई गई तथा उनके स्थान पर पंजाबी एवं गोरखा सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, ये सब घोषणा पत्र में ये सब बातें थी। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राज्य सचिव जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? भारतीय राज्य सचिव जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था की नियुक्ति की गई। आगे इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज क्रांति के बाद हिंदुओं का पक्ष लेने लगे तथा मुसलमानों से घृणा करने लगे। ये भी इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज क्रांति के बाद हिंदुओं का पक्ष लेने लगे तथा मुसलमानों से घृणा करने लगे। इसी के साथ 1857 की क्रांति का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जितने भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल में जाकर 1857 की क्रांति का पहला पार्ट देख लेंगे, तब दूसरा पार्ट देखेंगे, तभी उनको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।